हाय, माय नेम इज़ ऋतिक एंड लास्ट ईयर मैंने सिपाही फार्मा एग्जामिनेशन क्लियर किया था। और सिर्फ ये हार्ड वर्क की एक एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें राइट माइंडसेट भी चाहिए होता है। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे ही साथ में कुछ लोग थे जिन्होंने उसके पिछले साल क्लियर किया था, बट दे डिडंट एबल टू क्लियर लास्ट एग्जामिनेशन। सो दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अभी के जो एक्सपेरेंट होंगे इस ईयर के, उन्हें हेल्प करेगा। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना मैनेज किया, मेरी जॉब और कॉलेज एग्ज़ाम के साथ में। सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि एग्ज़ामिनेशन देना है, उसके कुछ रीजंस थे। फर्स्ट, एज अ इंडिविजुअल टू सर्व द नेशन एंड डेडिकेटेड माई लाइफ टू समथिंग मीनिंगफुल। पैसे एक ऐसी चीज़ है जो अभी या बाद में आप धीरे धीरे कमा ही लेंगे, और हर कोई कमा लेता है। बट इंडियन आर्मी में सर्व करना और एक यूनिफॉर्म पहनना एक अलग ही बात है, एक ऑनर की बात है फॉर एनी इंडिविजुअल। सेकेंडली, एक लाइन जो मुझे हमेशा से इंस्पायर करती आई है कि इंडियन आर्मी एक जॉब का साधन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका, जो कि मुझे हमेशा से मोटिवेटेड करता रहा पूरी जर्नी में। थर्ड, आई वॉन्टेड टू चेंज माई पर्सनैलिटी एंड क्रिएट अ लेगेसी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। एक बार जब आप आर्मी में एंटर कर जाते हैं तो आपकी अगली जनरेशन मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं वो यूनिफॉर्म फोर्सेज में ही जाएगी, या कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में ही जाएगी। दे वोंट एंटर इनटू द कॉर्पोरेट जॉब। ज़्यादातर लोग कॉर्पोरेट जॉब में नहीं जाएंगे। फोर्थ रीज़न ये था कि इंडियन आर्मी विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, मेडिकल एक्सपेंसेस, एवरीथिंग यू नीड टू डू। लाइक, वो ज़रूरतों का ख्याल रखती है। आपकी मेडिकल फैसिलिटी, फैमिली के लिए, आपके लिए हॉस्पिटल, आर्मी के हॉस्पिटल आपके लिए अवेलेबल हैं। फिर साथ ही आपकी चिल्ड्रन की एजुकेशन, हर बच्चे की एजुकेशन के लिए इंडियन आर्मी के स्कूल्स हैं। लीव्स की कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली, आर्मी का अलग कोटा है, जो कि आपको आगे भी कभी लगा तो एक्स आर्मी ऑफिसर के कोटे से आप दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे रीजंस थे जिनके कारण मैं मोटिवेटेड था, एंड मुझे ज़्यादा इश्यूज नहीं आए मेरी पूरी जर्नी में। जॉब के साथ में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को मैनेज करना वॉजंट ईजी, बट आई मेड इट। कुछ दिन में ये करता था कि अगले दिन का काम एक दिन में पहले ज़्यादा कर लेता था, ताकि नेक्स्ट डे के लिए मुझे कम पार्टीज़ को विज़िट करना हो। और ज़्यादातर पार्टीज़ से मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेने का ज़्यादा ट्राई करता था, ताकि मुझे वर्किंग करके वहाँ पे ऑर्डर लेना ना जाना पड़े। ऑफ़िस के टाइम पे भी मैंने ऑफ़िस में थोड़ा बहुत फ़ोन पर और यूट्यूब वीडियो से पढ़ने की कोशिश करी। साथ ही साथ मैंने कुछ दिन लीव भी ली, जब मुझे लगा कि प्रिपरेशन में कमी आ गई है, या फिर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ पढ़ाई की तरफ। तब मैंने उस दिन लीव भी ली है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम विद 2 months ऑफ राइट डायरेक्शन प्रिपरेशन एंड राइट स्ट्रेटेजी, with consistent hard work also na. But the key is stay disciplined and make most your time you have. एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है 4 फेजेस में। ज़्यादातर लोग उसे बोलते हैं कि 3 फेजेस में ही है, बट आई कंसिडर्ड इट लाइक 4 फेजेस। फर्स्ट फेज में होता है रिटन एग्जामिनेशन, सेकेंड फेज में होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड फेज में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फोर्थ फेज में होता है मेडिकल। अब जो फोर्थ फेज मैंने बोला कि मेडिकल, और थर्ड बोला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें निकल जाते हैं। ऑल्दो होता ही है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ दिनों का टाइम देते हैं, बट अगर कोई इंजरी परमानेंट है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत टाइम तक नहीं सुधर सकती इन द पीरियड्स ऑफ सम 90 days में भी, तो आपका चांसेस बहुत तरीके से घट जाता है। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हर एआरओ अलग अलग टाइमिंग देता है। डिपेंड करता है आपका क्या एआरओ है। लाइक, अगर आप यूपी से आते हैं तो एक अलग टाइमिंग आता है, चेन्नई से आते हैं तो एक अलग टाइम आता है। किसी में 2 महीने का टाइम मिलता है तैयारी के लिए, किसी में 3 महीने का, किसी में 4 महीने का, और गैप ऐसे अलग अलग होता है। वो लिस्ट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। जो इन चारों फेजेस को क्लियर कर लेता है वही एट द एंड मेरिट में आता है। मेरिट जो है बेसिकली बनती है आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर, नॉट ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, ऑल्दो यू शुड बी परफॉर्म वेल। जो सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट और 50 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट। दोनों पार्ट को मिला के अगर आप 80 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो इट इज़ अ सेफ स्कोर फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन और रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर दिस टाइम। हर साल का कट ऑफ अलग अलग जाता है, बट क्लियर तो वैसे 70
में भी हुए हैं कैंडिडेट, बट अगर आपको एक सेफ्टी मार्जिन चाहिए कि इस बार आप क्लियर हो ही रहे हैं, तो आपको 75 टू 80 क्वेश्चंस के आसपास इस बार क्लियर करना होगा। तो मैंने 81 करेक्ट ऑप्शंस लगाए थे आउट ऑफ 100। ये डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा प्रिपरेशन करने में। मैंने लगभग 3 से 4 महीने तक इसकी प्रिपरेशन करी थी, और हर दिन कम से कम 5 घंटे पढ़े थे। कई बार ऐसा होता था कि मेरा मोरल डाउन होता था, तो मैं 2 से 3 घंटे ही पढ़ पाया, और कई बार 8 घंटे भी पढ़ा है जब लास्ट के एग्ज़ाम आसपास हो गई थी, आसपास नज़दीक आ गई थी, तो 8 घंटे भी हो जाते थे, स्पेशली इन द लास्ट वीक बिफोर द एग्ज़ाम। सो मैंने फोकस किया उन सब्जेक्ट्स को करने में जिनको करने में लिमिटेड टाइम लगता है, सिलेबस जिनका लिमिटेड है, वो जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स गेन हो सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश और फार्मेसी 1, जिसके अंदर फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और हॉस्पिटल फार्मेसी इंक्लूड है। एंड बाद में मैंने फार्मेसी 2 और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पे ध्यान दिया, क्योंकि वहाँ से मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। As well as I didn't join any coaching classes or any class material I didn't buy. So I completely rely on my self study, and completely if I can manage to clear this exam with self study, so आप भी कर सकते हैं इसको clear। बट एक राइट डायरेक्शन, एक राइट माइंडसेट और एक लिमिटेड सिलेबस के साथ आप चलें, तभी ये मतलब हो सकता है। अदरवाइज इफ़ यू रेंडमली पिक एनी बुक, कोई भी बुक उठा ली, खरीद ली और फिर आप पढ़ना शुरू कर दिए, तो मे बी आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ये वाला अटेम्प्ट आप दे दोगे, फिर फिजिकल के लिए आप भाग रहे हो, सब कर रहे हो, बट जब पता चलता है कि मेरिट में नहीं आए हैं या क्लियर नहीं हुआ है, तो बहुत गंदा लगता है। तो मतलब कोशिश करिए कि आप लिमिटेड सिलेबस के साथ चलें, जो चीज़ें पूछी जाती हैं वही पढ़ें, और सिर्फ एडवाइसेस पे ना चलें कि किसी ने बोल दिया ये बुक अच्छी है, किसी ने बोल दिया वो कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, तो आप ले लिए और बस करते रहें। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि भागते भागते 1 साल हो गया है, बट एग्ज़ाम आती है, क्लियर नहीं होता है, अगले साल के लिए होते हैं, और जब आप ओवर एज हो जाएंगे जल्दी से, तो फिर उस चीज़ का मतलब बेनिफिट नहीं होगा, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि आपने क्या किया। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो मुझे शायद लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें बताना चाहिए, तो आई मेड दिस वीडियो। आई वोंट से ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नथिंग अबाउट इट। ड्रॉप योर क्वेश्चंस, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल, जो भी मुझे पता होगा या थोड़ा बहुत कुछ हेल्प हो पाएगी, तो आई विल इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर द डिटेल्ड स्टडी प्लान एज वेल एज टॉपिक्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेनली फॉर दिस एग्जामिनेशन टू क्लियर। सो अभी तक शायद अगर वीडियो देख रहे हो तो शायद आप सीरियस हो इस चीज़ के लिए। सो हैप्पी लर्निंग एंड ट्राई योर बेस्ट बडी। सो ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, पहले वो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, एंड एट द एंड में यही लाइन बोलना चाहूँगा जो कि मुझे मोटिवेट करती रही। 39 years now I've been in the army. Uh, I've been shot and wounded. I have lived a full life. Any other place, any other college, any education may give you a job. The army will give you a life. You can make the choice.